आज की कहानी एक ऐसे चोर के बारे में है जिसे पूरे अमेरिका के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा चोर कहा जाता है। इस चोर ने सिर्फ बैंक्स को ही अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि इसने 4 पुलिस स्टेशंस भी लूटे, जो अपने आप में बहुत हैरत अंगीज है। ये चोर इतना शातिर और खतरनाक था कि इसने जेल भी तोड़ी और सजा से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी से अपने चेहरे को भी बदल लिया। इस चोर के बारे में ये कहा जाता था कि अमीरों से चुराकर गरीबों में बांटता था, और ये इतना मशहूर हुआ कि हॉलीवुड ने इस पर एक पूरी फिल्म बना डाली। तो आखिर कौन था ये चोर? कैसे इसने इन चोरियों को अंजाम दिया? कैसे वो जेल से भागा और कैसे पुलिस के हाथ लगा? ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज और रोमांचक है। ये कहानी है जॉन डिलिंजर की, जिसका जन्म 22 जून सन 1903 में इंडियानापोलिस में हुआ। जॉन अपने तीनों भाई बहनों में सबसे छोटा था और अभी वो 4 साल का ही था कि तभी उसकी माँ गुजर गई। जॉन की मां के गुजरने के कुछ वक्त बाद ही उसकी बड़ी बहन ऑड्रे की शादी हो गई और वो जॉन को अपने साथ ले गई ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। जॉन अपनी बहन के पास 4 साल तक रहा और जब जॉन के बाप ने सन 1912 में दूसरी शादी की, तब वो जॉन को अपने पास ले आए। हालांकि जॉन पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था, मगर चूंकि उसका बाप उसे बहुत मारता पीटता था, इसलिए जॉन अब अक्सर स्कूल में और स्कूल से बाहर चोरियां और मारपीट करने लगा। वो अक्सर घर से स्कूल के लिए तो निकलता, मगर स्कूल नहीं जाता, क्योंकि अब उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और 16 साल की उम्र आते आते उसने स्कूल भी छोड़ दिया। जॉन अब अपने बाप की मारपीट से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया कि वो अब इस घर से भाग जाएगा। मगर घर से भागने से पहले उसे एक जॉब की ज़रूरत थी, ताकि भागने के बाद वो अपना गुजर बसर कर सके। ये वो दौर था जब अमेरिका के ज़्यादातर आदमियों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। और इसी का फ़ायदा उठाकर जॉन को इंडियानापोलिस में एक फुल टाइम जॉब मिल गई, जिसमें उसे एक ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचाने होते थे और बाकी टाइम में उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी। अभी जॉन को काम करते 1 साल ही हुआ था कि सन 1921 में उसके फादर पूरी फैमिली को लेकर इंडियाना के शहर मोर्सविल शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉन को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है और उसका दोबारा स्कूल में ज़बरदस्ती एडमिशन करा दिया जाता है। इस जोर ज़बरदस्ती का जॉन पर इतना बुरा असर हुआ कि उसने स्कूल ज्वाइन करने के कुछ ही समय बाद एक कार चोरी को अंजाम दिया और सन 1922 में गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद उसे 3 महीने की सज़ा सुनाई गई। अब जॉन 19 साल का हो चुका था और जेल से बाहर आने के बाद सन 1923 में वो नेवी ज्वाइन कर लेता है। नेवी ज्वाइन करने के कुछ ही समय बाद जॉन को लगने लगता है कि वो इस काम के लिए नहीं बना है, और इसलिए उसकी शिप जब बॉस्टन में 2 दिन के लिए रुकती है तो वो 24 घंटे की छुट्टी लेकर वहां से निकलता है और फिर कभी वापस नहीं लौटता, जिसके बाद नेवी उसे भगौड़ा करार दे देती है। वहां से भागने के कुछ हफ्तों बाद जॉन सन 1924 में वापस मोर्सविल पहुंचता है और उसी साल अप्रैल में उसकी शादी 16 साल की बेरिल एथल से हो जाती है। हालांकि जॉन की शादी तो हो गई थी, मगर वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेलते हुए और शराब पीते हुए बिताता था। ऐसे ही एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, तो उस वक्त उन लोगों के साथ एड सिंगल्टन भी था। एड सिंगल्टन वो शख्स था जो हाल ही में एक चोरी के इल्ज़ाम में जेल की सज़ा काट कर आया था। अभी वो लोग शराब पी ही रहे थे कि तभी एड सिंगल्टन जॉन के सामने वेस्टर्न ग्रोसरी स्टोर को लूटने की बात रखता है, जिसके लिए जॉन फौरन राज़ी हो जाता है। उस ग्रोसरी स्टोर को लूटने से पहले जॉन और एड सिंगल्टन उस स्टोर और उसके मालिक पर नज़र रखना शुरू करते हैं, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि स्टोर का मालिक रोज़ अपने घर पैदल वापस जाता है और उसके पास दिन भर के स्टोर में कमाए हुए पैसे होते हैं। चोरी की रात वो दोनों एक गली में छुप जाते हैं जो स्टोर ओनर के घर जाने के रास्ते में पड़ती थी, और जैसे ही वो वहां से गुजरता है, एड सिंगल्टन उसका मुंह दबाता है और जॉन उसके सर पर बंदूक तान देता है। अचानक हुए इस हमले और बंदूक को देखकर स्टोर ओनर बहुत डर जाता है और अपनी जेब में रखे $50 निकालकर उन्हें दे देता है, जिसकी कीमत आज के ज़माने के हिसाब से $900 बनती है। हालांकि जॉन को इस लूट में $50 ही मिले थे, मगर ये वो पहली चोरी थी जहां से जॉन डिलिंजर का वो सफ़र शुरू हुआ जिसने उसे चोरों की दुनिया का लेजेंड बनाकर रख दिया। हालांकि जॉन और एड सिंगल्टन दोनों इस चोरी के अगले ही दिन गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद जॉन को जान लेने की कोशिश और चोरी के इल्ज़ाम में $200 का जुर्माना और 12 साल की सज़ा सुनाई गई। सज़ा सुनाने के बाद जॉन को पेंडल्टन करेक्शन फैसिलिटी भेज दिया जाता है, जहां उसे अपनी सज़ा काटनी थी। जेल जाने के 1 महीने बाद ही जॉन इस जेल से भागने की कोशिश करता है, मगर वो जिस पैकिंग के सामान में छुपकर भाग रहा था उसमें वो चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है, और ऐसे ही 1 साल के अंदर उसने 3 बार और भागने की कोशिश की, मगर हर बार वो पकड़ा गया। जेल से बार बार भागने की कोशिश करने की वजह से जॉन उस जेल में काफ़ी मशहूर हो गया, जिसकी वजह से वहाँ के कैदी उसकी बहुत इज्जत करने लगे, और धीरे धीरे जॉन ने वहाँ भी एक गैंग बनानी शुरू कर दी, जिसमें होमर वैन मीटर, रसल क्लार्क और हैरी पियरपॉन जैसे शातिर चोर शामिल थे।
जॉन और इन शातिर चोरों की बढ़ती दोस्ती देख वहां के जेलर को चिंता होने लगी और इसलिए उसने होमर वैन मीटर और हैरी पियरपॉन्ट को वहां से 300 किलोमीटर दूर इंडियाना स्टेट जेल में ट्रांसफर करा दिया। इसी दौरान जॉन को पता चलता है कि उसकी बीवी ने डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया है। अब जॉन के दोनों दोस्तों को भी दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था और उसे भागने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब वो जेल के अंदर होने वाले बेसबॉल गेम में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है और बेसबॉल टीम में शामिल हो जाता है। ऐसा ही एक बेसबॉल मैच जेल के अंदर होने वाला था, जिसे देखने के लिए इंडियाना के गवर्नर हेनरी लेज़ली आने वाले थे। बेसबॉल मैच में जॉन को खेलता देख गवर्नर उसकी तारीफ करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जॉन को मेजर लीग्स में खेलना चाहिए। चूंकि जॉन ने कई बार जेल से भागने की कोशिश की थी, इसीलिए कोर्ट उसकी पैरोल अपील बार बार रिजेक्ट कर दे रहा था और तब उसके दिमाग में वो आइडिया आता है जिसने इस पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। अपील की सुनवाई के दौरान जॉन डिलिंजर जज से कहता है कि इंडियाना स्टेट जेल में उसका ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि वहां की बेसबॉल टीम बहुत अच्छी है और वो उस टीम से खेलना चाहता है। चूंकि पेंडल्टन जेल के बोर्ड में गवर्नर हेनरी लेज़ली भी शामिल थे, इसलिए वो जज से कहकर जॉन का ट्रांसफर इंडियाना स्टेट जेल में करा देते हैं। आखिरकार जॉन डिलिंजर का पतरा काम कर गया और वो इंडियाना स्टेट जेल पहुंच चुका था, जहां उसके दोनों साथी होमर वैन मीटर और हैरी पियरपॉन्ट पहले से ही मौजूद थे। इंडियाना जेल पहुंचने के बाद वो तीनों ये प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर इस जेल से बाहर कैसे निकला जाए, और तब वो एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि जॉन की अगली पैरोल हियरिंग में वो पैरोल पर बाहर निकलेगा और फिर उन सबको जेल तोड़कर बाहर निकालेगा। इसी दौरान उन तीनों की दोस्ती उस जमाने के एक बहुत बड़े बैंक रॉबर से होती है, जिसका नाम था हरमन लैम। हरमन लैम जॉन से कहता है कि वो आगे होने वाली हर बैंक रॉबरी में उसका साथ देगा, अगर वो उसके साथियों के साथ उसे भी जेल से बाहर निकाल लेगा, जिसके लिए जॉन फौरन राजी हो जाता है। अब वो सभी जॉन डिलिंजर की पैरोल डेट का इंतजार करने लगे और इसी दौरान हरमन लैम उन सभी को एक बैंक रॉबरी टेक्निक सिखाता है, जिसका नाम था लैम टेक्निक। ये वही टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल करके हरमन लैम ने कई कामयाब चोरियां की थीं। जॉन डिलिंजर की अगली पैरोल अपील कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली और मई सन 1933 में वो जेल से बाहर आ चुका था। सन 1933 अमेरिका का वो दौर था जब बेरोजगारी ने पूरे अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया था और लगभग 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 20 लाख लोग बेघर हो गए और क्राइम अपने चरम पर था। जेल से बाहर आने के बाद जॉन हैरी पियरपॉन्ट के गैंग के कुछ लोगों को मोर्सविल पहुंचता है और लैम टेक्निक का इस्तेमाल करके बैंक रॉबरीज को अंजाम देना शुरू करता है। लैम टेक्निक का इस्तेमाल करके जॉन अपने साथियों की एक टीम बनाता है, जिसमें वो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर बैंक जाते और बैंक मैनेजर से कहते कि वो लोग NRA वॉशिंगटन से आए हैं और उन्हें एक सर्वे करने भेजा गया है कि बैंक के लॉकर्स और वॉल्ट सही से काम कर रहे हैं या नहीं। मैनेजर जैसे ही उन्हें वॉल्ट या लॉकर तक लेकर जाता, वो लोग अपनी बंदूकें निकालते और बैंक को लूट लेते। कुछ ही महीनों में जॉन लगभग $1 लाख की लूट को अंजाम दे चुका था, जिसकी कीमत आज के ज़माने के हिसाब से लगभग $9 लाख बनती है। इन सभी चोरियों के दौरान जॉन डिलिंजर एक बात नहीं भूला था, और वो ये थी कि जेल के अंदर उसके साथी उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे उन्हें जेल तोड़कर बाहर निकालना है। अब जॉन लूट में कमाए हुए पैसों से हथियार खरीदना शुरू करता है और जेल में कुछ गार्ड्स को रिश्वत खिलाकर ये हथियार जेल के अंदर पहुंचा देता है। ये सभी हथियार एक बॉक्स में होते, जिस पर X का निशान होता था, और ये एक सिग्नल था जेल में बंद उसके साथियों के लिए, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते कि हथियार इन्हीं बॉक्सेस में है। जेल से भागने की प्लानिंग अभी चल ही रही थी कि इसी दौरान जॉन अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने ओहायो जाता है, जहां उसे 2 पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। जॉन के ओहायो न होने की खबर उन पुलिस वालों को एक शख्स से मिली थी जिसने जॉन को ओहायो में 1 महीने पहले बैंक रॉबरी को अंजाम देते देखा था। जॉन को गिरफ्तार करने के बाद उसे लीमा, ओहायो की एलन काउंटी जेल भेज दिया जाता है और जेल जाने के कुछ ही दिन बाद जॉन के साथी जो इंडियाना जेल में बंद थे, वो सभी जेल तोड़कर फरार हो जाते हैं। जॉन के साथियों ने उन बंदूकों का इस्तेमाल किया जो जॉन ने जेल के अंदर भेजी थी और वहां के जेलर की कनपट्टी पर बंदूक रखकर वो लोग जेल से बाहर निकले, 2 गाड़ियां चुराईं और वहां से फरार हो गए। जेल से भागने के बाद उन सभी ने अगले 1 महीने तक पुलिस स्टेशंस लूटे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जमा कर सकें। जेल से भागने के 35 दिन बाद 12 अक्टूबर 1933 को हैरी पियरपॉन्ट, होमर वैन मीटर और चार्ल्स मैकले इंडियाना पुलिस ऑफिसर बनकर एलन काउंटी जेल के अंदर घुसते हैं। जेल के अंदर जाते ही शेरिफ जेस सरबर जैसे ही उन लोगों का ID कार्ड मांगते हैं, हैरी पियरपॉन्ट अपनी बंदूक निकालकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर फायर कर देता है,
जिससे शेरिफ की मौके पर ही मौत हो जाती है। शेरिफ के मरने के बाद वो लोग जॉन के सेल तक पहुंचते हैं और उसे लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस जेल ब्रेक के बाद ये खबर वहां के हर न्यूज़पेपर में छपती है, जिसमें जॉन डिलिंजर और उसकी गैंग के लोगों की फोटो छपी थी। जेल से भागने के बाद जॉन डिलिंजर एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है जिसका नाम था इवलिन बिली। जॉन उसे कार और ज्वेलरी जैसे महंगे तोहफे देता और इवलिन बिली ही वो औरत थी जिसकी वजह से जॉन डिलिंजर पुलिस के हाथ लगा। जॉन और उसके गैंग ने मिलकर पूरे इंडियाना में तबाही मचा रखी थी और एक एक करके उन लोगों ने 24 बैंक्स लूट लिए, जिसमें उन्होंने कई लाख डॉलर्स लूटे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब अखबार में उनकी खबर और फोटो न छपती हो। अब जॉन डिलिंजर के बारे में कहानियां लिखी जाने लगी, जिसमें उसे एक हीरो के तौर पर दिखाया जाने लगा और लोग उसकी कहानियां मजे लेकर पढ़ने लगे। जॉन डिलिंजर के गैंग में उसका एक साथी था जिसका नाम था बेबी फेस नेल्सन। नेल्सन पहले से एक बहुत खतरनाक मुजरिम था जिसने कई FBI एजेंट्स को मारा था। और जब जॉन के साथ उसकी फोटो भी अखबार में छपी, तब इस बात ने FBI के हेड जे एडगर हूवर का ध्यान इस तरफ खींचा। ये पता चलते ही पूरी FBI जॉन और नेल्सन के पीछे लग गई और वो किसी भी कीमत पर जॉन डिलिंजर के गैंग को खत्म करना चाहती थी। इस गैंग को खत्म करने की बागडोर स्पेशल एजेंट मेल्विन परविस के हाथों में दी गई और इसी दौरान जॉन अपनी सबसे मशहूर चोरी को अंजाम देता है। 15 जनवरी 1934 की दोपहर जॉन और उसका एक साथी हैमिल्टन एक कार में बैठकर ईस्ट शिकागो बैंक पहुंचते हैं। बैंक के अंदर पहुंचने के बाद जॉन एक बैग जमीन पर रखता है और उसमें से एक मशीन गन निकालता है और बैंक के अंदर जोर से चिल्लाता है, ये एक बैंक रॉबरी है। इसी दौरान हैमिल्टन वहां मौजूद लोगों के हाथ पैर टेप और रस्सियों से बांध देता है। ये सब देख बैंक मैनेजर उन दोनों से नजरें बचाकर चुपके से साइलेंट अलार्म बजा देता है, जिसकी वजह से पास में ही मौजूद एक पुलिस वाला बैंक पहुंच जाता है। पुलिस वाला जैसे ही बैंक के अंदर पहुंचता है, जॉन उसे भी बंदी बना लेता है। अब जॉन और उसका साथी जल्दी जल्दी उस बैंक से सारा पैसा लूटते हैं और बैंक मैनेजर और उस पुलिस वाले को सेफ्टी के लिए अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। अभी वो लोग गाड़ी में बैठकर भाग ही रहे थे कि वहां एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उन लोगों पर गोली चला देता है, जिसके जवाब में जॉन उस पर अपनी मशीन गन से फायर करके उसे वहीं मार गिराता है और वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। इस चोरी के महज 20 दिन बाद ही जॉन और उसका साथी एरिज़ोना के शहर टक्सन पहुंचते हैं। जॉन डिलिंजर के बारे में ये कहा जाता था कि वो अमीरों से चुराकर गरीबों में बांटता है, जिसकी वजह से उसकी इमेज एक हीरो की बन गई थी और इसीलिए कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि जॉन एक पुलिस ऑफिसर को जान से मार सकता है। हर किसी का ये मानना था कि जॉन को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। जॉन और उसके साथियों के पास से जो पैसे बरामद हुए थे, उनके सीरियल नंबर्स को जब चोरी हुए पैसों के सीरियल नंबर से मिलाया गया तो वो भी आपस में मैच हो गए और इसीलिए उन सबको इंडियाना वापस लाकर उन पर शिकागो बैंक रॉबरी और एक पुलिस वाले की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। इस बार सजा सुनाने के बाद जॉन और उसके साथियों को इंडियाना की लेक काउंटी जेल भेज दिया गया। लेक काउंटी जेल के बारे में ये बात मशहूर थी कि वहां से कोई नहीं भाग सकता, मगर ये जेल भी जॉन डिलिंजर को रोक नहीं पाई और जेल में आने के महज 2 महीनों बाद ही 3 मार्च सन 1934 को वो जेल से भाग गया। इस बार जेल से भागने में जॉन ने जिसका साथ दिया वो था उसका साथी हर्बर्ट यंगब्लड। उन दोनों ने वहां के 2 गार्ड्स के सर पर बंदूक तानी और गन पॉइंट पर बाकी गार्ड्स को सेल के अंदर बंद कर दिया और वहां के डेप्यूटी जेलर को सेफ्टी के लिए अपने साथ लेकर वहां से फरार हो गए। भागने के लिए भी उन्होंने उसी डेप्यूटी शरीफ की कार का इस्तेमाल किया जिसे वो अपने साथ ले गए थे और जब उन्हें लगने लगा कि अब वो जेल से काफी दूरी पर निकल आए हैं, तब वो चलती हुई गाड़ी में से डेप्यूटी शरीफ को बाहर फेंक देते हैं और इस तरह जॉन उस जेल से भी भाग निकला जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वहां से कोई नहीं भाग सकता। इस जेल ब्रेक के बाद पुलिस को जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वो ये था कि आखिर जॉन के पास गन आई कैसे। क्या उसे भी ये गन उसके किसी साथी ने बाहर से भेजी थी या उसने किसी को रिश्वत खिलाकर ये गन जेल के अंदर मंगाई थी। और जब पुलिस को इस गन के बारे में पता चला तब उनके पैरों तले जमीन सरक गई। ये गन कोई असली गन नहीं बल्कि लकड़ी के टुकड़े से बनाई हुई एक गन थी जिसे जॉन ने शू पॉलिश लगाकर हूबहू असली गन की तरह बना दिया था। जेल से भागने के कुछ दिन बाद जॉन अपनी गर्लफ्रेंड इवलिन बिली के साथ शिकागो के लिंकन कोर्ट अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां वो दोनों अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस हेलमन बताते हैं। लिंकन कोर्ट अपार्टमेंट के मैनेजर को उन दोनों पर कुछ शक होने लगता है और वो 30 मार्च सन 1934 को FBI को ये बताता है कि 2 लोग शायद फर्जी नाम का इस्तेमाल करके लिंकन कोर्ट अपार्टमेंट में रह रहे हैं। ये सुनते ही FBI और लोकल पुलिस लिंकन अपार्टमेंट पहुंचते हैं और उन दोनों के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। मिसेस हेलमन जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, FBI ऑफिसर उसे फौरन पहचान लेता है कि ये मिसेस हेलमन नहीं बल्कि इवलिन बिली है।
अभी वो ऑफिसर उसे पकड़ पाता उससे पहले ही ईवलिन बहुत तेजी से दरवाज़ा बंद कर देती है और रूम के अंदर से मशीन गन से गोलियां चलने लगती हैं, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच जाती है। जॉन और ईवलिन गोलियों के बीच भागने में तो कामयाब हो जाते हैं, मगर भागने के दौरान जॉन के कंधे में गोली लग जाती है। यहां से भागने के बाद जॉन को अपने साथी एडी ग्रीन के अपार्टमेंट पर ले जाया जाता है, जहां उसके जख्म का इलाज किया जाता है। और जब वो बिल्कुल सही हो जाता है, तब जॉन और ईवलिन इंडियाना के शहर मोर्सविल चले जाते हैं। इसी दौरान 3 अप्रैल 1934 को एफबीआई को एडी ग्रीन की लोकेशन के बारे में पता चलता है, और जैसे ही वो लोग एडी ग्रीन को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, वो एफबीआई के ऑफिसर्स के ऊपर बंदूक तान देता है, जिसके जवाब में एफबीआई उस पर गोली चला देती है और ठीक कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में एडी की मौत हो जाती है। एडी के मरने के बाद एफबीआई मोर्सविल पहुंचती है और 9 अप्रैल 1934 को ईवलिन को भी गिरफ्तार कर लेती है। ईवलिन की गिरफ्तारी के वक्त जॉन और हैरी पियरपॉन्ट वहां से कुछ दूरी पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। हालांकि जॉन ने ईवलिन को इस गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश भी की, मगर हैरी पियरपॉन्ट ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, ये कहकर कि इस कोशिश में वो दोनों भी पकड़े जाएंगे, और फिर वो दोनों वहां से भाग गए। यहां से भागने के बाद जॉन अपने साथियों के साथ छुट्टियां बिताने विस्कॉन्सिन शहर के लिटिल बोहीमिया लॉज पहुंचता है। बोहीमिया लॉज का ओनर जॉन डिलिंजर को देखते ही पहचान लेता है, जिस पर जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कुछ पैसे लेकर अपना मुंह बंद रखे। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी लॉज ओनर की बीवी इस बात की खबर एफबीआई को दे देती है। ये खबर मिलते ही स्पेशल एजेंट मेल्विन अपनी टीम के साथ विस्कॉन्सिन के लिए रवाना हो जाते हैं। हालांकि एजेंट मेल्विन इस बार ये इरादा बनाकर चले थे कि वो जॉन और उसके साथियों को वहीं मार गिराएं, मगर जैसे ही वो लोग लिटिल बोहीमिया लॉज पहुंचते हैं, वहां वो देखते हैं कि पहले से ही लॉज में बहुत सारे मासूम लोग मौजूद हैं जो उस लॉज के कस्टमर्स थे। इसी दौरान एफबीआई एजेंट्स का ध्यान एक कार की तरफ जाता है जिसमें बहुत जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था। एजेंट मेल्विन उस गाड़ी के ड्राइवर से म्यूजिक बंद करने के लिए कहते हैं, मगर वो वॉल्यूम को और ज़्यादा बढ़ा देता है और गाड़ी भगाने लगता है। ये देख एफबीआई एजेंट उस पर गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद उन्हें ये पता चलता है कि उन्होंने एक इनोसेंट सिविलियन पर गोली चला दी है। एफबीआई एजेंट्स की यही गलती उन पर भारी पड़ गई और गोलियों की आवाज़ सुनकर जॉन डिलिंजर और उसके साथी लॉज के पीछे के दरवाजे से भाग गए। अब जॉन को ये बहुत अच्छी तरह समझ आने लगा था कि बार बार पोस्टर्स में उसकी फ़ोटो छपने की वजह से और एक जाना माना चेहरा होने की वजह से उसे पहचानना बहुत आसान हो गया था। तब उसके दिमाग में एक हैरत अंगेज आइडिया आता है। आइडिया ये था कि वो प्लास्टिक सर्जरी की मदद से अपना चेहरा बदल लेगा, जिससे उसे कोई पहचान न सके। जॉन जब इस बारे में अपने साथी हैरी पियरपॉन्ट से बात करता है, तो वो भी इस प्लास्टिक सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है, और 27 मई 1934 को वो दोनों हैरी पियरपॉन्ट के दोस्त के घर पर अपने चेहरों पर प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, जिसे डॉक्टर विल्हेम लूजर ने अंजाम दिया था। सर्जरी के दौरान जॉन के चेहरे से तिल हटाए गए और उसकी नाक और चिन में भी कुछ बदलाव किए गए। साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करके उनके फिंगरप्रिंट्स भी बदल दिए गए, और इस सर्जरी के बाद जॉन ने अपना नाम जिमी लॉरेंस कर लिया। 22 जुलाई 1934 को एफबीआई जॉन डिलिंजर को अमेरिका का पहला पब्लिक एनिमी घोषित कर देती है, और साथ ही साथ उसे पकड़वाने वाले को $10,000 का इनाम देने का भी ऐलान करती है। चूंकि जॉन डिलिंजर अब तक $3 लाख की लूट कर चुका था, जिसकी कीमत आज के ज़माने के हिसाब से $11 मिलियन बनती है, और इसी वजह से वो एक बहुत अमीर और दौलतमंद शख्स बन चुका था। मगर जॉन यहाँ भी रुकने वाला नहीं था, और वो फैसला करता है कि वो इस बार मर्चेंट्स नेशनल बैंक को लूटेगा। इस बैंक को लूटने के लिए वो नेल्सन, हैरी पियरपॉन्ट और एक शख्स को और अपने साथ लेता है और मर्चेंट्स नेशनल बैंक पर धावा बोल देता है। अभी वो लोग बैंक के अंदर लूट को अंजाम दे ही रहे थे कि तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है, और हैरी पियरपॉन्ट उनमें से एक पुलिस वाले को गोली मार देता है, जिसके जवाब में पुलिस भी फायरिंग शुरू करती है। मगर चूंकि जॉन और उसके साथी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे, इसलिए नेल्सन को गोली लगने पर भी कुछ नहीं होता, और वो लोग $30,000 की लूट को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। इस लूट के दौरान वहां आसपास मौजूद लोगों में से कुछ घायल हो गए तो कुछ की मौत हो गई। ईवलिन की गिरफ्तारी के बाद जॉन फिर एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है, जिसका नाम था रीटा हैमिल्टन, और ये फैसला करता है कि अब वो कुछ समय के लिए इन चोरियों को रोक देगा, और अपनी गर्लफ्रेंड रीटा हैमिल्टन के साथ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। जॉन की मुलाकात रीटा एक नाइट क्लब में हुई थी, जहां जॉन ने उसे अपना नाम जिमी लॉरेंस बताया था। रीटा हैमिल्टन इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसका नया बॉयफ्रेंड अमेरिका का सबसे वांटेड चोर और क्रिमिनल है,
और चूंकि जॉन ने प्लास्टिक सर्जरी से अपने चेहरे में कुछ बदलाव किए थे, इसीलिए उसे पहचानना भी मुश्किल था। जॉन रीटा को अपनी एक दोस्त एना से मिलवाती है, जिसके साथ वो पहले प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी। एना जॉन को देखते ही पहचान जाती है और तब उसके दिमाग में वो आइडिया आता है जिसने जॉन के क्रिमिनल करियर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। क्योंकि एना सेज एक रोमानियन थी जो अमेरिका में छुपकर रह रही थी और उसे हर वक्त ये डर लगा रहता था कि उसे कभी भी अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है। एना को लगने लगता है कि वो जॉन डिलिंजर के बारे में इन्फॉर्मेशन देकर FBI की मदद करेगी तो वो लोग उसे डिपोर्ट नहीं करेंगे और अमेरिका में ही रहने देंगे। जॉन के बारे में खबर देने के लिए एना अपने कॉन्टैक्ट को फ़ोन करती है, जो शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव था, और वो डिटेक्टिव एना का कॉन्टैक्ट स्पेशल एजेंट मेल्विन से करा देता है। एना स्पेशल एजेंट मेल्विन को बताती है कि जिस शख्स से वो मिली है वो जॉन डिलिंजर ही है, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि वो रीटा हैमिल्टन और जॉन के साथ अक्सर थिएटर प्ले देखने जाती है, और अब जैसे ही उनके साथ जाने का प्लान बनेगा वो एजेंट मेल्विन को इन्फॉर्मेशन फ़ोन करके बताएगी कि वो तीनों थिएटर प्ले देखने जाने वाले हैं। चूंकि एना को ये कंफर्म नहीं था कि वो कौन सा प्ले देखने जाने वाले हैं, इसीलिए वो एजेंट मेल्विन से कहती है कि वो लोग या तो मालिबू थिएटर जाएंगे या बायोग्राफ थिएटर, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि वो लाल रंग का ड्रेस पहनेगी जिससे वो लोग उसे आसानी से पहचान सकें। 22 जुलाई सन 1934 की शाम एजेंट मेल्विन 2 टीमें बनाकर दोनों थिएटर के बाहर सिविल ड्रेस में तैनात कर देते हैं और खुद बायोग्राफ थिएटर के बाहर एना का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद एजेंट मेल्विन की नज़र एना पर पड़ती है, जो एक लाल रंग का ड्रेस पहने थी, और उसके साथ रीटा हैमिल्टन और जॉन डिलिंजर चल रहे थे। एजेंट मेल्विन उस वक्त अपनी टीम को इशारा करके कहते हैं कि वो लोग अभी कुछ ना करें और प्ले के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगते हैं। और जैसे ही प्ले ख़त्म होता है और वो तीनों बाहर आते हैं, जॉन डिलिंजर को एहसास होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो रीटा हैमिल्टन और एना सेज को धक्का देकर जैसे ही भागने की कोशिश करता है, एजेंट मेल्विन अपनी टीम के साथ बंदूक लेकर उसके सामने आ जाते हैं और सरेंडर करने के लिए कहते हैं। ये देख जॉन अपनी बंदूक निकालता है और हवा में फायर करते हुए गली की तरफ भागता है, जिसे FBI ने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। जॉन का पीछा कर रहे एजेंट मेल्विन उस पर 3 गोलियां चलाते हैं, जिसमें से एक गोली उसकी गर्दन में लगती है और उसकी आंखों को चीरते हुए बाहर निकलती है, जिसकी वजह से मौके पर ही जॉन की मौत हो जाती है, और इस तरह अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एक झटके में मारा गया। आसपास के लोगों को जैसे ही ये पता चलता है कि FBI ने जॉन डिलिंजर को मार गिराया है, वो सभी वहां जमा होने लगते हैं, और कुछ लोग न्यूज़पेपर और अपने रुमाल को जॉन की बॉडी के पास बिखरे खून में डुबोने लगते हैं ताकि वो उसे निशानी के तौर पर रख सकें। जॉन के परिवार वालों ने उसे 25 जुलाई सन 1934 को क्राउन हिल सिमेट्री में दफन किया। इस एनकाउंटर के बाद लोगों का मानना था कि FBI ने जिसे मारा है वो जॉन डिलिंजर नहीं बल्कि कोई और था, और न्यूज़पेपर में ये भी छापा गया कि आखिर FBI ने जॉन डिलिंजर को मारा ही क्यों, क्योंकि उसमें और बैंक्स और पॉलिटिशियन में बहुत फ़र्क था। जहां एक तरफ बैंक्स और पॉलिटिशियन गरीबों को मारते हैं और उनके पैसे लूटते हैं, वहीं जॉन डिलिंजर ऐसे लोगों को लूटता था जो गरीबों को लूटकर अमीर हुए थे। ये थी कहानी अमेरिका के एक ऐसे चोर की जिसने जुर्म के इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियाँ अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।